हेलो फ्रेंड्स, मॉनिटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेमोलाइसिस ऑफ ब्लड। ठीक है। सो हेमोलाइसिस से आप क्या समझते हैं फ्रेंड्स? हीम प्लस लाइसिस यानी जो हमारी सेल्स हैं हीमोग्लोबिन का टूटना। ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि जो हेमोलाइसिस होता है वो किस वजह से होता है और उसका बेसिकली केमिकली इफेक्ट क्या है हेमोलाइसिस का, हम वो आज डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। हेमोलाइसिस मीन्स द लिबर्टिंग ऑफ हीमोग्लोबिन आफ्टर रेड ब्लड सेल्स हैव रप्चर्ड। जब रेड ब्लड सेल रप्चर होता है उस प्रोसेस को, ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं कि हम हेमोलाइसिस। सो ड्यू टू हेमोलाइसिस द सीरम और प्लाज्मा एज्यूम्स पिंक और रेड कलर। आप देखेंगे कि जब हेमोलाइसिस होता है तो जो ब्लड का कलर है वो क्या होता है, जो सीरम का कलर होता है वो पिंक और रेड हो जाता है। जब आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे सैंपल को, आपने सपोज किया कि एक एसएसटी ट्यूब में, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब में आपने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया, वो क्या हुआ, किसी वजह से कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से वो सैंपल हीमोलाइज हो गया, यानी आरबीसीज टूट गई। ठीक है। तो क्या होगा, जब आप उसे सेपरेट करोगे, सेंट्रीफ्यूज में घुमाओगे, उसके बाद जब आप उसका कलर देखोगे सीरम का, तो वो या फिर पिंकिश होगा या रेडिश होगा। ठीक है, क्योंकि जो उसमें हीमोग्लोबिन होंगे वो टूट चुके होंगे, जिसकी वजह से उसका कलर क्या है, सीरम का रेड हो गया है। So it is important to avoid hemolysis to every step during blood sampling, transportation and storage because hemolysis causes specific or non-specific changes in measurement of a number of analysis। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब आप कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, स्टोर कर रहे हैं सैंपल को, तो क्या होगा, इस टाइम पर हमें हेमोलाइसिस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मशीन में सैंपल चला रहे हैं, उसमें क्या होता है, इंटरफेस करना पड़ सकता है। मतलब जो वैल्यूज़ हैं वो कम ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है। तो हेमोलाइसिस का बहुत ही खास तरीके से ध्यान रखना होता है। इन वेन पंचर हेमोलाइसिस में अकर बाय। अब वेन पंचर के अंदर जब आप कलेक्शन करते हैं तो किस तरह से हेमोलाइसिस होने के चांसेस होते हैं, यूजिंग टू स्मॉल अ निडल। ठीक है। तो हम बहुत ही स्मॉल निडल यूज़ कर रहे हैं, फोर्सिंग द ब्लड थ्रू निडल। अब हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो कैथेटर होता है, ठीक है, सपोज कि आपने सिरिंज से कलेक्शन की, आप ट्यूब लेंगे, ट्यूब में वैक्यूम होता है, आप उसे प्रेशराइज करके सैंपल उसमें डालेंगे तो क्या होगा, उसमें भी आरबीसीज टूटने के चांसेस होते हैं। ठीक है। शेकिंग द ट्यूब और बल्ब टू विग्रसली आफ्टर ब्लड कलेक्शन। जब आप ब्लड कलेक्शन करते हैं तो जो आप ट्यूब को शेक करते हो, वर्टिकली शेक करते हो, जो 6 to 8 बार आप शेक करते हो, तो आप ऐसे ऐसे शेक करोगे तो सेल्स टूट जाएंगी। अगर आप रोटेटर की तरह शेक करोगे, जैसे शेक होता है बेसिकली ऐसे 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 घुमाते हैं हम स्लोली स्लोली, तो वो ठीक होता है, उसमें सेल्स नहीं टूटते। प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एंटीकोगुलेंट इन द कंटेनर। अब फ्रेंड्स क्या क्या आपने कि जो एंटीकोगुलेंट की प्रेजेंस है ट्यूब के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा कब होगा? मैंने आपको बताया है कलेक्शन वाले चैप्टर में कि जो कलेक्शन ट्यूब होती है, ईडीटीए, एसएसटी, फ्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, जितनी भी ट्यूब्स होती हैं सब पर उनकी मार्किंग होती है, उनके अंदर कितना एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है वो भी उसमें मेंशन होता है, प्लस उसमें कितने सैंपल लेने हैं, कितनी क्वांटिटी लेनी है वो भी उसमें मेंशन होता है। अगर आपने उसकी क्वांटिटी से आधा सैंपल लिया है, दैट मीन्स कि उसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट है उससे ज़्यादा उसमें कम सैंपल डाला गया है। ठीक है, उसमें कम सैंपल ऐड किया गया है, जिसकी वजह से एंटीकोगुलेंट की जो परसेंटेज होगी वो अभी भी उसमें ज़्यादा है। सो सेंट्रीफ्यूजिंग ब्लड एंड सैंपल एट हाई स्पीड बिफोर कंप्लीट ऑफ क्लॉटिंग। सो फ्रेंड्स क्या है, जब भी आप सैंपल कलेक्शन करते हैं तो सैंपल को रूम टेम्परेचर पर छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे सैंपल क्लॉट होता है। ठीक है। जब प्रॉपर तरीके से क्लॉटिंग हो तभी हमें सैंपल सेंट्रीफ्यूज करना चाहिए, वरना वो हेमोलाइसिस हो सकता है। सो फ्रीजिंग दी टू फॉलोइंग ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड। तो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आप ब्लड को कंटिन्यू फ्रीज कर रहे हो, ठीक है, ब्लड को कंटिन्यू फ्रीज कर रहे हो तो भी क्या होता है, हेमोलाइसिस होने के चांसेस होते हैं। यूजिंग अनक्लीन ट्यूब विद रियोडियल डिटर्जेंट। सो फ्रेंड्स क्या है कि जो अनक्लीन ट्यूब्स होती हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं उसे वॉश करने के लिए, तो वैसे ट्यूब वॉश होती नहीं है। ठीक है।
तो क्या है कि हम ले सकते हैं, आप इसे छोड़ सकते हैं कि हम ले सकते हैं बस कि यूजिंग अनक्लीन ट्यूब्स, ठीक है। और जब आप अनक्लीन ट्यूब यूज़ कर रहे हो, सपोज कि जो पहले से ही कंटामिनेटेड है, तो उसमें क्या होता है, हेमोलाइसिस होने के चांसेस होते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द कंटेनर, अब जो कंटेनर आप यूज़ कर रहे हैं सैम्पलिंग के लिए, अगर उसमें पहले से वाटर प्रेजेंट है तो हेमोलाइसिस होने के चांसेस हैं। सो केमिकल टेस्ट अफेक्टेड बाय हेमोलाइसिस, अब क्या है कि जो हेमोलाइसिस हुआ है उससे केमिकली कैसे टेस्ट इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो फॉलोइंग टेस्ट आर स्पेशली अफेक्टेड ड्यू टू हेमोलाइसिस ऑफ सीरम। अब हेमोलाइसिस जो सीरम है उससे हमने टेस्ट तो लगा दिया है, लेकिन बेसिकली टेस्ट में केमिकल इफेक्ट कौन कौन से आ रहे हैं, सीरम पोटेशियम, उनका सीरम पोटेशियम लेवल ऊपर आ रहा है, ठीक है। सीरम इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, उसका भी कुछ ठीक वैल्यू नहीं आ रही है। सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांसअमाइनेज SGOT जो है हमारा, उसमें भी सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज SLDH, इसमें भी वैल्यूज ऊपर नीचे आ रही हैं। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो टेस्ट हैं, वो क्या है, केमिकली इफेक्ट हो रहे हैं हेमोलाइसिस की वजह से, ठीक है। अब हमारा स्किन पंचर ब्लड कलेक्शन, जब हम स्किन पंचर करते हैं तभी हम क्या करते हैं, ब्लड कलेक्शन करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, इफ ओनली अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड फॉर अ ब्लड टेस्ट देन इट कैन बी कलेक्टेड बाय स्किन पंचर। अब हम क्या करते हैं, हमें ब्लड टेस्ट के लिए ज़्यादा सैंपल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए हम स्किन पंचर करके ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। इन एन अडल्ट एंड grown child, so blood may be obtained by puncturing the tip and a finger or by pricking an earlobe। so friends, जो बेसिकली बहुत छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, उनका हम जो ब्लड सैंपल लेते हैं वो फिंगर की टिप से या फिर ईयर लोब से लेना होता है, क्योंकि क्या होता है कि इनकी जो सैम्पलिंग है, इनके जो ब्लड है, वेन्स काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो हम वैक्यूटेनर लगाकर उनकी हाथ से, उनके वेन से ब्लड नहीं ले सकते, ठीक है। सो द स्किन ऑफ द पाल्मर साइड ऑफ टिप ऑफ द थर्ड ऑफ ग्रोथ फिंगर ऑफ नॉन writing hand and should be first cleaned by using cotton gauze and pad saturated in 70% ethanol। सो फ्रेंड्स, क्या है यहाँ पर कि जब हम स्किन पंचर करते हैं उससे पहले क्या होगा, जो हैंड राइटिंग हैंड है, नॉन हैंड राइटिंग हैंड है जिससे लिखते नहीं हैं, हम उसमें प्रिक करेंगे एंड क्या करेंगे, गॉज लेंगे, ठीक है, कॉटन लेंगे, गॉज पैड लेंगे और 70% एथेनॉल लेंगे। आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ अल्कोहल व्हेन द स्किन इज ड्राई, अब हमने क्या किया, 70% अल्कोहल से जो उंगली है वो क्लीन कर ली है, ठीक है, फिंगर क्लीन कर लिया है, और अब क्या करेंगे, वहाँ पे ड्राई होने देंगे अल्कोहल को, ठीक है। अ शार्प स्टैब इज अप्लाइड विद अ लेंसेट, सो क्या करेंगे, यहाँ पर लेंसेट अप्लाई करेंगे। द डेप्थ ऑफ द इंसिजन शुड बी लेस देन 2.5 mm टू अवॉइड कॉन्टेक्ट विद बोन। अब क्या है फ्रेंड्स, जब आप फिंगर में प्रिक करते हैं बेबी के या ईयर लॉब में प्रिक करते हैं, तो आपको बेसिकली खास ध्यान रखना होता है कि फिंगर में बोन के ऊपर टच नहीं होना चाहिए आपका निडल, ठीक है। आप इतनी डेप्थ रखिए कि वो मसल में ही लगे और ब्लड निकल जाए, ठीक है। द फिंगर शुड बी हेल्ड इन सच अ वे दैट ग्रेविटी असिस्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द ऑन द फिंगर ट्रिप। तो आपको इतनी ग्रेविटी असिस्ट करनी है कि जो कलेक्शन के टाइम पे आप कर रहे हैं कलेक्शन, तो बोन पे ना लगे, ठीक है, निडल। सो मैसेज ऑफ द फिंगर टू स्टिमुलेट ब्लड फ्लो शुड बी अवॉइड। सो फिंगर जो स्टिमुलेट है ब्लड फ्लो को अवॉइड करना है। इट कॉजेज द ओवरफ्लो ऑफ डेब्रिस एंड टिश्यू फ्लूइड। अब क्या होता है, अगर ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ से, अब क्या करें, इसको प्रेस करें, स्क्यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर डेब्रिस और टिश्यूज फ्लूइड जो हैं वो भी ब्लड में इंक्लूड हो जाएंगे। सो विच डज नॉट हैव द सेम कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की कंपोजिशन सेम नहीं रह जाएगी, इसके अंदर टिश्यू ऐड हो जाएंगे, फ्लूइड ऐड हो जाएंगे, डेब्रिस ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड इज वाइप्ड ऑफ द सबसिक्वेंट ड्रॉप आर कलेक्टेड। सो फ्रेंड्स, क्या है, जो फर्स्ट ड्रॉप है वो हमेशा वाइप करना होता है। आपको ध्यान देना चाहिए कि जब आप BT-CT भी करते हैं तो आप पेशेंट का जो ब्लड फर्स्ट ड्रॉप आया है वो क्या करते हैं, वाइप करते हैं, ठीक है। सो इन एन इन्फेंट लेस देन 1 year old द लेटरेंट और मेडिकल प्लेटर सरफेस ऑफ द फुट शुड बी यूज फॉर स्किन पंचर। अब हम क्या करते हैं, जो बेसिकली इन्फेंट है, 1 year old हो चुके हैं, उनका हम लेग से भी सैंपल ले सकते हैं, ठीक है। पोटेशियम इन कैपिलरी ब्लड में बी हायर देन इन वेनस। सो ब्लड ड्यू टू कंटामिनेशन
विथ टिश्यू डेब्रिस। सो पोटेशियम जो है कैपिलरी ब्लड में ज़्यादा होता है, ठीक है, वेनस ब्लड के अकॉर्डिंग। सो कंटामिनेशन, टिश्यू डेब्रिस से भी कंटामिनेशन हो सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप सपोज कीजिए आप कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कलेक्शन करते टाइम क्या हो गया कि जो डेब्रिस है और जो काफ़ी टिश्यू सेल्स हैं वो आपके ब्लड में आ जाती है, तो उससे क्या डिसएडवांटेज है? इससे ये होगा कि जो पेशेंट की रिपोर्ट है, ठीक है, बच्चे की रिपोर्ट है, उसमें सिर्फ डेब्रिस और टिश्यू जो इंक्लूड हो गए हैं उसके अंदर, सेल्स इंक्लूड हो गई है, उसकी वजह से उनकी रिपोर्ट करेक्ट नहीं आएगी, ठीक है, कुछ गड़बड़ ही आएगी उनकी रिपोर्ट में। एंड देन हम लास्ट पढ़ते हैं आर्ट्रियल पंचर। अभी तो हमने स्किन पंचर पढ़ा फ्रेंड्स कि हम ईयर लॉब से ले सकते हैं, फिंगर से ले सकते हैं। अब हम आर्ट्रियल पंचर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वेनस ब्लड कलेक्शन। सो एन आर्ट्रियल पंचर रिक्वायर considerable skill and is usually performed only by physicians or by specially trained nurse or technicians. So basically क्या है, जो arterial puncture require होती है उसके अंदर क्या करते हैं, ओनली फिजिशियन कर पाते हैं या फिर कोई नर्स है या टेक्नीशियन है, सिर्फ वही कर सकता है। सो टोर्निकेट इज नॉट रिक्वायर फॉर आर्टेरियल पंचर। आर्टेरियल पंचर के लिए टोर्निकेट रिक्वायर नहीं है। So heparinized clear syringes are used with 18 to 20 gauge needle. हम क्या करते हैं इसमें, जो आर्टेरियल पंचर है उसके अंदर हम 18 to 20 gauge needle यूज करते हैं। So once an arterial puncture has been performed, firm pressure should be applied over the puncture site for at least 5 minutes and minimize bleeding. So जो आर्टेरियल पंचर है वो हम 5 मिनट तक, एटलीस्ट पंचर साइड पे 5 मिनट तक मिनिमाइज ब्लीडिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या है यहाँ पर, जो आर्टेरियल पंचर है उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आप क्या करोगे कि या आप अगर प्रिक करते हैं तो आपको क्या है कि क्लॉटिंग करने के लिए, क्लॉटिंग में बहुत कम टाइम लगता है। जब आप आर्टेरियल पंचर करते हैं तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट होने में काफ़ी टाइम लगता है, जिसमें हमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो मिनिमम ब्लीडिंग मिनिमाइज करने के लिए ब्लीडिंग को हमें 5 मिनट तक वेट करना होता है, ठीक है। सो आफ्टर कलेक्टिंग द ब्लड फॉर ब्लड गैस एनालिसिस, द निडल टू द सिरिंज कंटेनिंग द ब्लड शुड बी सील्ड एंड द सिरिंज इज प्लेस्ड विद आइस फॉर इमीडिएट ट्रांसफर टू द क्लिनिकल लेबोरेटरी। अगर हम ब्लड गैस एनालिसिस के लिए सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं पेशेंट का, तो हम पेशेंट का सैंपल सिरिंज में ही कलेक्ट करेंगे और सिरिंज को कैप करके एज इट इज क्या करना है, आइस पैक में डालना है और क्लिनिकल लेबोरेटरी में जल्दी से जल्दी भिजवा देना है, ठीक है। सो वैक्यूटेनर ट्यूब शुड नॉट बी यूज फॉर आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन। आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन के लिए हम ट्यूब यूज नहीं करेंगे। जो बेसिकली ट्यूब्स हम यूज करते हैं कलेक्शन के लिए, टेस्ट के लिए, वो यूज नहीं करेंगे। सो फॉर ब्लड गैस एनालिसिस, बिकॉज द एयर इन द ट्यूब मे कॉजेज इनोरेंस रिजल्ट एंड इट इक्वालिटीज विद द ब्लड। सो बेसिकली क्या है, ये क्या करते हैं, उसमें इंटरफेयर करते हैं। जो बेसिकली अगर एयर पास हो जाता है उसके अंदर, ठीक है, वैक्यूम जब कलेक्शन करते हैं गैस एनालाइजर के लिए, तो क्या होगा, उसमें एयर आ जाएगी, जिसकी वजह से जो उनको फाइंड करना है वो नहीं कर पाएंगे गैस एनालाइजर में। सो बेसिकली हॉस्पिटल्स में ज़्यादा रिक्वायर है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, इमरजेंसी पेशेंट होते हैं, उनका जो टेस्ट है ब्लड गैस एनालाइजर, ये करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो क्या है फ्रेंड्स कि ये वहाँ ज़्यादा रिक्वायर होता है। वैसे तो बेसिकली लेबोरेटरीज में रिक्वायर नहीं होता, जहाँ लेबोरेटरीज हॉस्पिटल से अटैच होती हैं, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर ही जो लैब है वहाँ पर जल्दी से चलाया जा सकता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारा ये जो हेमोलाइसिस ऑफ ब्लड है वो चैप्टर यहीं फिनिश होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, हेमोलाइसिस ऑफ ब्लड के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।